बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एक्सप्लेन छप गया, एक्सप्लेनर छप गया रघुराम राजन जी का बयान। एक्सप्लेन व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एंड व्हाई रघुराम राजन रिमार्क मे बी प्रीमैच्योर। ये प्रीमैच्योर क्यों हो सकता है? अखबारों ने ही लिख दिया कि इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी ये लाइन बोलने में, थोड़ा वेट करना चाहिए था। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है एक्सप्लेन स्पीकिंग इज इंडिया रिवर्टिंग टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या हम वापस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? न्यूज छपती है द हिंदू में, इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से रघुराम राजन। रघुराम राजन ने जो कहा, अब भाई साहब इतनी सारी जब न्यूज छपती हैं तो ऐसा लगता है यार वाकई में मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझें तो बढ़िया होगा, क्योंकि इन्होंने जितना अच्छे से कहा ऐसा थोड़ी है। रघुराम राजन जी केवल इकलौते इंडिया के अर्थशास्त्री हैं। अगेन, क्या ऐसा थोड़ी है कि देश के अंदर जो और अर्थशास्त्री बैठे हैं वो ये मान लेंगे कि इन्होंने कहा है तो सही है? ऐसा थोड़ी है कि भारत की एजेंसीज पहले ही बार में इनकी बात को स्वीकार कर लेंगी। ठीक है, इसी वजह से एसबीआई ने क्या कहा है, इल कंसीव्ड एंड बायस्ड, मतलब गलत धारणा के साथ और पक्षपात पूर्ण तरीके से रघुराम राजन जी का यह बयान आया है। यह एसबीआई ने बोला है। इसका मतलब यह हुआ कि एसबीआई ने इनको तुरंत रिवर्ट करते हुए कहा है, सर जी संभल के, आप भावनाओं में बहकर और पक्षपात पूर्ण तरीके से निर्णय दे रहे हैं। यह लाइन बरगलाने जैसी हो सकती है। आप पूछेंगे क्या है कहानी, होता क्या है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, क्यों लिया जाता है इसका, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या, एसबीआई क्या कह रही है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन इससे पहले हिंदू विकास दर पर रघुराम राजन जी क्या सोचते हैं ये आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ क्यों उन्होंने कहा है ये भी बताएंगे। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय के नवीनतम अनुमान से पता चला है कि भारत की जो तीसरे क्वार्टर की जो इनकम आई है वो धीरे नीचे की तरफ जा रही है, बढ़ नहीं रही है। चिंताजनक बताया गया है। तिमाही में जो वृद्धि हुई है उसमें क्रमिक मंदी दर्ज की गई है, ऐसा अनुमान लगा है। जो एसबीआई ने बोला उसके पीछे इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। क्या? बायस्ड। क्यों? क्योंकि रघुराम राजन जी को अक्सर कांग्रेस से लिंक करके देखा जाता रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय आरबीआई के गवर्नर थे, वित्तीय सलाहकार थे, इन दिनों राहुल गांधी जी के काफी करीबी भी दिखे हैं, पदयात्रा में भी साथ चलते हुए दिखे हैं। इनका एक इंटरव्यू भी उस दौरान शामिल हुआ। एक प्रकार से बुद्धिजीवी वर्ग के लिए एक ट्रंप कार्ड की तरह से इन्हें देखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा इन्हें ऐसा समझाया जाता है कि इन्होंने कहा है, दैट मीन्स किसी बुद्धिजीवी ने कहा है, और जब बुद्धिजीवी ने कहा है तो इसका मतलब आप सब लोगों को सुनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या सही और क्या गलत ये जानना आपका अधिकार है। आज हम उसी को बता रहे हैं। आज के युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है यह जानना कि किस प्रकार से वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भर ही नहीं, वो खुद के लिए काम कैसे कर सकते हैं, खुद को बड़ा कैसे बना सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बुक एक सजेस्ट कर रहा हूं आपको, जिसमें आप जानेंगे कि खुद के लिए काम कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे युवाओं के मन में ये सवाल होता है कि मुझे किसी के लिए जॉब करना चाहिए, या फिर जॉब की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, या फिर मैं अपने लिए काम करके एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं। यदि आपके अंदर ये सवाल हैं कि मुझे कब खुद का काम करना चाहिए और कब नहीं, क्या मुझे सर्विस की तैयारी लंबे समय तक करते रहना चाहिए या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब शायद आपको इस ऑडियो बुक में मिल जाएंगे, जो अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर 10,000 ऑडियो बुक्स आपको एक एप्लीकेशन पर उपलब्ध होती हैं पूरी सुनने के लिए, देश के बेहतरीन रेडियो जॉकीज की आवाज में। साथियों, यहां पर वो किताबें जिन्हें पूरे देश ने समय समय पर पसंद किया है, वो बुक बहुत ही मतलब जबरदस्त अंदाज में आपको सुनने के लिए अवेलेबल होती हैं। और तो और आप इन बुक्स को अलग अलग फीचर्स के साथ सुन सकते हैं, जैसे ड्राइव मोड का फीचर है, सेविंग नोट्स का फीचर है, या स्लीप टाइमर लगा के सुनने का फीचर है। आप इन फीचर्स के साथ इसे सुन सकते हैं। चूंकि फिलहाल होली का अभी पिछले वो चल ही रहा है, होली का महोत्सव का एक तरह से क्रम चल रहा है, इसी तरह में यहां आपको होली के अवसर पर एक रेफरल कोड दिया जा रहा है, दैट इज होली 60,
जिसका यूज करके आप यदि कुकू एफएम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको 99 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन होली 60 लगाने पर मात्र 39 रुपीज में प्राप्त हो जाता है। मतलब यह है कि जो 10,000 किताबें आपको सुननी है पूरे महीने भर के लिए, वो होली 60 कोड लगाने पर आपको मात्र 39 रुपीज में अवेलेबल हो जाती हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, इस बुक को जरूर सुने और अपना रिव्यू जरूर बताएं। इतना ही नहीं, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, यहां पर आप बहुत सी मोटिवेशनल किताबें भी सुन सकते हैं, वो भी सेम प्राइस पर। बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो साहब कौन है रघुराम राजन जी, पहले इनके बारे में जान लीजिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पदभार संभाला, तब राजन एक मानद आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, जबकि मनमोहन सिंह जी खुद भारत के एक गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। लेकिन जब आप पीएम बने तो उन्होंने भी अपना सलाहकार रघुराम राजन जी को रखा। 10 अगस्त 2012 को राजन को भारत के वित्त मंत्रालय के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये सरकारें कांग्रेस की सरकारें हैं, जो बायस्ड शब्द यूज किया गया उसके पीछे का मैं आधार बता रहा हूं। 2012-13 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि ऑब्वियस सी बात है सलाहकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इन्होंने तैयार किया था। और उस समय जो बात इन्होंने कही थी वही बात इन्होंने फिर से दोहराई है। Once he urged the government to reduce spending and subsidies। अगर इनकी बातों को कोट कर दिया जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार से कहा था कि सरकार को अपने खर्चे घटाने चाहिए और जो सब्सिडी देते हैं उन सब्सिडी पर रोक लगानी चाहिए। अब आप पूछेंगे सब्सिडी पर रोक लगानी चाहिए, कौन सी सब्सिडी? अरे वही सब्सिडी जो दी जाती है पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, फर्टिलाइजर पर, किसानों को, उन सब सब्सिडियों पर। सर आप गलत बोल रहे हैं, पेट्रोल डीजल के ऊपर से सब्सिडी हट चुकी हैं। हमने कहा ठीक है, जिस समय ये थे उस समय थी। इन्होंने कहा था कि सब्सिडी हट जानी चाहिए, सरकारों ने हटा भी दी है। फर्टिलाइजर, किसान सब्सिडी, एमएसपी सब्सिडी हट जानी चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। एंड रिकमेंडेड द रीडायरेक्शन ऑफ इंडियन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस एंड स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन्होंने दो बातें कही थी जब ये उस समय हुआ करते थे आर्थिक सर्वेक्षण के समय। इन्होंने दो बातें क्या कही थी? नंबर 1, भारत को चाहिए कि वो सब्सिडियों पर पैसा ना दे। सब्सिडी का अर्थ समझ रहे हैं आप? आपको माल असल में पड़ता है 1500 रुपए का, लेकिन सरकार उसमें 500 रुपए अपनी जेब से मिलाकर आपको उसे 1000 में ही दिलवा दे, तो ये जो 500 रुपए सरकार ने अपनी जेब से डाले इसे सब्सिडी कहते हैं। आप पूछेंगे ऐसा होता है क्या कहीं? क्यों नहीं होता? फर्टिलाइजर के केस में यही तो होता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें यही तो होता है, सब्सिडी आपको दी जाती है, एमएसपी में सब्सिडी आपको दी जाती है। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और कही थी उसी समय पर, और वो क्या थी कि भारत को एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर में मूव हो जाना चाहिए, यानी कृषि प्रधानता से सर्विस इंडस्ट्री की तरफ चले जाना चाहिए और स्किल्ड लेबर की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया मिशन चल रहा है। तभी तो इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। इन्होंने 2012 में यह लाइन कही थी। फिलहाल जब ये वापस सुर्खियों में आए हैं, थोड़ी सी जानकारी और जान लें। 6 अगस्त 2013 को इन्हें आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 2016 में इन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ये हैं रघुराम राजन। हाल ही में ये चर्चा में क्यों आए हैं? हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि एक रिजल्ट प्रकाशित हुआ है जो कि तीसरे क्वार्टर का है कि भारत के अंदर जो ग्रोथ है वो 4.4 के आसपास है। जो तीसरी तिमाही की ग्रोथ का डेटा है वो 4.4% के आसपास निकलकर आया है। इस डेटा से इन्हें आपत्ति है। इन्होंने कहा ये जो भारत की ग्रोथ रेट देख रहे हो तीसरी तिमाही के अंदर, ये देखकर ऐसा लगता है कि भारत वापस हिंदू ग्रोथ रेट के नजदीक जा रहा है। तो सवाल बना, हिंदू ग्रोथ रेट भी क्या इसके आसपास थी? तो ये हिंदू ग्रोथ रेट थी क्या? अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, लेकिन इसके बारे में आप जाने उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा। मैं लेकर तो आया था, मैं आपको पहले एक जानकारी और देता हूं, फिर हम आएंगे इस बात पर।
इसको समझने से पूर्व आपको थोड़ी बेसिक जानकारी और दी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में जनगणना दशक के आधार पर होती है, हर 10 साल में होती है। 10 साल की जनगणना में 1901 का आंकड़ा आपके सामने है। 1901, 1911, हर 10 साल के आंकड़े आपके सामने हैं। 10 साल के आंकड़े में आप देश की आजादी के समय का समय देखें। 1941 के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। आप यहां तक देखें कि 10 साल में भारत की जनसंख्या कितना बढ़ा करती थी। 1901 तक नहीं बढ़ी, 1911 में 5.8% बढ़ी, 10 साल के अंदर 5.8%, यानी प्रतिवर्ष 0.5%, प्रतिवर्ष नीचे ही चली गई। यहां पर 1%, मतलब 11% है, 10 का भाग दे लो, 1.1%। 1941 में, मतलब दशकीय वृद्धि का मतलब समझ लो, 10 साल के अंदर ग्रोथ है ये, 10 साल। अब इनमें 10 का भाग दे लो आप, एक वर्ष के अंदर 1.1, एक वर्ष के अंदर 1.4, एक वर्ष के अंदर 1.33, एक वर्ष के अंदर 2.16, एक वर्ष के अंदर 2.48, एक वर्ष के अंदर 2.47, एक वर्ष के अंदर 2.39, एक वर्ष के अंदर 2.15, एक वर्ष के अंदर 1.76। समझ गए? जनसंख्या में वृद्धि का जो दशकीय आंकड़ा है, जनसंख्या 10 साल में जितनी बढ़ी उसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 10 से। एक साल का आंकड़ा आ गया। जीडीपी भी एक साल की ग्रोथ पे देखी जाती है। देश जब आजाद हुआ उस साल हमारी जनसंख्या वृद्धि थी 1.4% के हिसाब से प्रति वर्ष। उससे 51 में जो आंकड़ा था वो भी 1.3 के आसपास था। लेकिन उसके बाद हमारी जनसंख्या ने जो रेट पकड़ी, देखो वो जस्ट डबल है। मतलब जहां हम 1.3 से बढ़ रहे थे, हम 2.4 से बढ़ना शुरू हुए। हमारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष की जो वृद्धि दर है वो कितना तेज हो गई वो आपको दिखनी चाहिए। यह हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जनसंख्या थी। यह हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, दुर्भाग्यवश उस समय भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो भी ऑलमोस्ट इसी के पास थी। अर्थात भारत आजादी के बाद जिस दर से ग्रो किया वो भी लमसम 3 से 4% के आसपास ही हुआ करती थी। यानी सालाना जो वृद्धि दर थी हमारी जनसंख्या में, उतनी ही हमारी जीडीपी में ग्रोथ थी। इसलिए एक अर्थशास्त्री के द्वारा दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर भाषण देते समय एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था राज कृष्णा। उन्होंने 1978 में भाषण देते हुए भारत की जीडीपी पर एक कमेंट किया, और कमेंट किया इन अर्थशास्त्री ने और कहा कि भारत की ग्रोथ रेट उतना ही धीरे है या उतनी ही तेज है जितना तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। यानी जनसंख्या और इकोनॉमी पैरेलल चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी और जनसंख्या एकदम साथ चल रही है। हमारी ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। यह वर्ड राज कृष्णा ने 1978 में कॉइन किया था। इट बेसिकली रेफर टू लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1950s टू 1980। इंडियन इकोनॉमी का जो एवरेज था उस समय 3.5 था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 3.5% के आधार पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 2.6 पर जनसंख्या ग्रो कर रही है। यहां दोनों आंकड़े देखने जरूरी हैं। जनसंख्या की ग्रोथ रेट जो है वो भी तेज है और इकोनॉमी की रेट स्लो है। रघुराम राजन के बयान का हम यही खंडन कर देते हैं। रघुराम राजन ने अधूरा सत्य कहा है। अधूरा सत्य क्या है अब आप वो जान लीजिए। अधूरा सत्य यह है कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर आपने दर्ज करवाई है, वो जनसंख्या वृद्धि दर्ज उसकी तुलना में आज की जनसंख्या अलग दिशा में है। माननीय, आपने जिस समय का वर्ड यूज किया है उस वर्ड के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि 2.4 के आसपास थी, तो जनसंख्या के अनुपात में इकोनॉमी इस दर के अनुसार बढ़ रही थी। 2011 तक का जो आंकड़ा है जहां जनसंख्या 1.7 है, अगर आज की बात को भी देख लिया जाए तो आज की इकोनॉमी भी इसकी जस्ट डबल से ऊपर है, यानी 4.4 है।
यानी रघुराम राजन जी ने जो बयान दिया वो अधूरा सत्य है। उन्होंने बयान इस रेट ऑफ ग्रोथ को देखकर तो दे दिया जबकि जनसंख्या 2.4 से बढ़ रही थी, आज की जनसंख्या 1.7 के हिसाब से बढ़ रही है, और इकोनॉमी अगर गलत भी, इकोनॉमी अगर नीचे भी है तो वो 4.4 है, और 4.4 1 के मुकाबले अभी भी ज्यादा है। यहां डिफरेंस मात्र 1% का था, यहां डिफरेंस अभी भी 2 से ऊपर का चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका यह बयान प्री मैच्योर है। यह मैं नहीं कह रहा, मैं क्रेडिट नहीं लेता भाई, मरना थोड़ी है, अखबार को क्रेडिट दे देते हैं। राजन का रिमार्क में भी प्री मैच्योर, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है भाई। अब समझ में आ गया? अरे समझ में आ जाए तो यार, मतलब ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं ना, ऐसी चीजों पे तालियां बजने लग जाती हैं, टेबल में पिटने लग जाती है कि क्या कंसेप्ट सिखा दिया, अच्छों के ऊपर से निकल जाती हैं चीजें। सफा आपको यह क्या लगता है यार सर कितने इंटेलिजेंट होंगे यार, कैसे सब चीज इनको आती हैं? अरे नहीं आती महाराज, पढ़ना पड़ता है। आपको एक खबर समझाने से पहले 4-4 घंटे पढ़ना पड़ता है। पुरानी प्रिपरेशन में जो साल खपाई है ना, 4-5 साल जो पढ़ाई की है, वो प्रिपरेशन के दौर की पढ़ाई और आज के ये 4-5 घंटे जब खपना पड़ता है तब कुछ रिलेवेंस आपके लिए निकाल पाते हैं। हम कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं है गुरु, तैयारी किए हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किए हैं, तो जो तैयारी का नॉलेज है वो और आज की जो खबरें हैं वो, इन्हें एक साथ जोड़कर मेहनत करके बैठते हैं, तब आपको आसान भाषा में 15 मिनट में ये बात समझा पाते हैं। समझ में आया कुछ? बाकी तो आपने दूसरी बात का विश्लेषण करना है। साहब ने दूसरी बात भी कही, तो मैंने हिंदू ग्रोथ रेट समझा दी, किसने दी वो वाली बात समझा दी। एक साहब ने एक बात और बोली है, इन साहब ने एक बात और क्या बोली है वो भी मैं बता दूं, अंग्रेजी में है। इन्होंने कहा है कि इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ चला जाना चाहिए। सर जी ये बात आप थोड़ी, कोई भी कहेगा तो इतना ही इंटेलिजेंसी से कहेगा, आप कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं सर जी। क्यों? ये तो सबको दिखता है। क्या दिखता है? आइए मैं लेकर चलता हूं आपको। ये लो, ये 2020 का एक डेटा शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने केवल रेफरेंस के लिए। भारत के अंदर कृषि में जीडीपी का योगदान, कृषि का जीडीपी में योगदान 15% है, लेकिन कृषि पर 53% दुनिया आधारित है। वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग में 23% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है और 22% दुनिया उस पर केंद्रित है। सर्विस सेक्टर का योगदान भारत की जीडीपी में 61% है और वो केवल 25% भारत की आबादी को ही कैटर करती है। इसका मतलब आपने कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक वाली बात तो नहीं कही, ये तो आंखों के सामने दिखने वाला ओपन सीक्रेट है। ये तो सबको समझ में आता है कि जहां पर ये कंट्रीब्यूशन अर्थ मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इतना सा है, उस पर देश की 53% जनता निर्भर है। उन्हें चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। कैसे? उन लोगों को एग्रीकल्चर से अपनी निर्भरता सर्विस सेक्टर पर लानी चाहिए। सर्विस सेक्टर पर मतलब जहां जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ज्यादा है, ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर से निकलकर सर्विस सेक्टर की तरफ आना चाहिए। हो भी रहा है। सर्विस सेक्टर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, आज गांव का कोई भी युवा जो गांव में है वो खेती बाड़ी के अलावा कुछ और भी काम करने की कोशिश कर रहा है जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, वो एलआईसी बेच रहा है, ये सर्विस सेक्टर तो है। वो टीचिंग कर रहा है, वो मेडिसिन कर रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर यही तो आते हैं। वो कॉल सेंटर का काम कर रहा है। यानी जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से निकलकर अब सर्विस की तरफ जा रहा है, और ये सबको ओपन सीक्रेट है जो दिख रहा है। आपकी दोनों बातों का हमने विश्लेषण कर दिया, बाकी मर्जी आपकी है। जो साहब ने बातें कही वो हमने लिखित में दे दी हैं, पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बातें हैं हमने निष्कर्ष सब निकाल दिया है। ठीक है। हिंदू ग्रोथ रेट पर एक बार बीपीएससी के अंदर सवाल पूछा जा चुका है, कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बढ़े आगे। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर रहा है, और निश्चित ही यह बात सही है कि आप देश के युवा को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सर्विस सेक्टर देश में बढ़ रहा है, लेकिन
एक चीज मैं आपको बताऊं, इनके बयान में एक छोटा सा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? आज अगर हम चाइना को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण खोजते हैं, और वो क्या कारण है? चाइना और इंडिया लगभग एक साथ आजाद हुए थे। इवन चाइना हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ था। उसके बावजूद भी आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। कारण खोजते हैं तो पता है आंसर क्या पता चलता है? चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पर निर्माण कार्य होता है। आपके बयान विरोधाभासी हैं। आप कह रहे हैं सर्विस सेक्टर में ही इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी इंडिया को मेक इन इंडिया पर फोकस नहीं करना चाहिए, इंडिया को सर्विस सेक्टर में ही फोकस करना चाहिए। सर 1991 तक हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट पर थे। 1991 के बाद से लेकर अब तक इंडिया ने ग्रोथ एलपीजी रिफॉर्म्स के माध्यम से सर्विस सेक्टर में ही की, लेकिन हमारा वो बीच का पाला खाली रह गया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वाला। यानी जो काम चीन ने उस समय कर लिया, हम उस समय पर सर्विस देते रह गए। सर्विस से रोजगार तो मिला, वैल्यू नहीं बढ़ी। सर्विस में लोग तो इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ी। मतलब सर्विस के अंदर हम कॉल सेंटर पर, हेलो सर आपके फ्रिज में दिक्कत है तो बताइए, हम सॉल्व कर देंगे, ये तो करते रह गए, लेकिन फ्रिज का बड़ा सा ब्रांड एलजी या सैमसंग नहीं बना पाए। वहीं हम फोन के लिए, सर आपके फोन में दिक्कत है तो मैं सुधार दूंगा, ये तो करते रह गए, लेकिन आज तक इंडिया को एक भी फोन का बड़ा ब्रांड नहीं दे पाए। अर्थात हम मैन्युफैक्चरिंग में इतने पिछड़े कि आज माथा पकड़ के कहते हैं कि चाहे सीसीटीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे पंखा हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, ये सब चाइनीज क्यों है? हम कहते हैं कि भारत को बड़ा दुर्भाग्य फील होता है, हम क्लर्क बनकर रह गए, हम सर्विस क्लास के स्किल्ड लेबर बनकर रह गए, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाए। सरकार ने, वर्तमान सरकार ने आज जो ग्रोथ रेट में कमी देखी है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही का अर्थ हुआ कि सरकार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए टारगेट रख रही है कि 2025 तक हम डिफेंस में इतने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे, हम कंपनियों को अपने यहां बुलाएंगे। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, चीजों का निर्माण करना, आपको इस बात से केवल अंदाजा हो जाना चाहिए, जिस मोबाइल फोन के लिए हम लोग ये सोचते थे कि हम मोबाइल फोन के सर्विस क्लास सेक्टर बन के रह जाएंगे, भारत ने 2014 से लेकर अब तक, जब से सर्विस से मेक इन इंडिया पर फोकस किया गया है, इतने में ही 8 गुना वैल्यू के मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं। दैट मींस अब भारत के अंदर एप्पल भी बनता है तो चाइनीज मोबाइल भी इंडिया में ही बनते हैं, और इंडिया में बन रहे मोबाइलों को फिलहाल भारत के ही लेबर, श्रमिक के रूप में काम करके मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं। अभी भी एक चीज बाकी है, और वो क्या है? हम अपना ब्रांड बनाएं। हम अभी भी सर्विस सेक्टर की तरह, लेबर की तरह मैन्युफैक्चरिंग में काम करके रोजगार के अवसर तो बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम अपना ब्रांड अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। इंडिया को चाहिए कि इंडिया मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया पर फोकस करे। जो चीज इनिशिएट ही इंडिया से हुई हो, इंडियन ओरिजिन की हो, उनको प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाए। हालांकि वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया में यह चीज इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी विचार किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि आज जिस चीज को हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, आज हमारे लिए गर्व के लिए टाटा, टीसीएस हमारे पास है, इन्फोसिस हमारे पास है, विप्रो हमारे पास है, क्योंकि वो सर्विस देते हैं। लेकिन हमारे पास में ना वॉल्वो है, ना मर्सिडीज है, ना फिर हमारे पास बीएमडब्ल्यू है। हमारे पास जो भी है वो सब या तो अमेरिकी है या चाइनीज है। प्रोडक्ट हम सारे दूसरे दुनिया के यूज करते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं कर पाए। हालांकि इस समय जब जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही हो, उस समय पर सर्विस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यह चीज राइट आंसर होती है। लेकिन केवल यह कह देना कि फिलहाल की परेशानी से निजात पाने के लिए सर्विस पर फोकस किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस ना किया जाए, यह गलत हो जाएगा। सर्विस पर फोकस करिए, क्योंकि अदरवाइज आपका फाउंडेशन ही हिल गया, सर्विस क्या देंगे। और हुआ भी। कोरोना काल के अंदर जब चाइनीज सामान नहीं आए, इंडिया में त्राहिमाम मच गया। जब इंडिया के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना के कारण नहीं पहुंचे, त्राहिमाम था। इंडिया को हाथों हाथ अपने यहां पर ही कोरोना किट बनानी पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि इसको करते करते ग्रोथ रेट धीरे होती है। ग्रोथ रेट धीरे क्यों होती है? क्योंकि मकान बनने में टाइम लगता है,
लेकिन मकान में किसी को रहने के लिए बुलाना अगर आपको हो तो वो बहुत 1-2 दिन का काम होता है। मकान बनने में 1.5 से 2 साल लगता है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम लेती है, सर्विस तुरंत होती है। सर्विस कितनी आसान है, मैंने एक कंपनी छोड़ी, दूसरे दिन खड़ी कर दी अपनी, कि लो भाई अपनी हो गई, सर्विस है। लेकिन अगर मैं यही कह देता कि मैंने एक मकान तोड़ा, दूसरा मकान बनाया, 1.5-2 साल लग जाते। समझ गए? खैर, आर्ग्यूमेंट है, अर्थशास्त्री हैं, हम सम्मान करते हैं इनका, सबके व्यू पॉइंट हो सकते हैं। मेरा छोटा सा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को भी आपको पता हो तो ज्यादा सही रहेगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड करिए कुकू FM, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यूज कोड होली60। अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो आपके लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।